वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग देखिए, आज हमारी सीटेट एसएसटी का जो है सेकंड मैराथन है, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस देखेंगे टोटल। ठीक है, और आप सभी को जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपने 40 में से कितने मार्क्स जो है अचीव किए हैं। देखिए, अब आपका जो एग्जाम है उसमें आपके 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपने किया है अभी तक उसका रिविजन कीजिए और जितना हो सके उतना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम थ्योरीज पढ़ के जाते हैं, ठीक है, उतना हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो हमें क्वेश्चंस को समझने में करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो एसएसटी का कंटेंट होता है 40 मार्क्स का, वो मैं इस सीरीज में आपको करवा रही हूँ। एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है इसकी, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, और एसएसटी पेडागोजी आपकी 20 मार्क्स की आती है, उसमें 5 क्लासेस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 2-3 क्लास प्रोवाइड कर दूंगी, और तो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। और आपको जो है अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि 40 में से आपको आज कितने मार्क्स जो है अचीव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है, क्या कहते हैं? हिंदोस कहते हैं, इंडोस कहते हैं, या सिंधु कहते हैं, या फिर भारत कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, इसको हम कहते हैं सिंधु। नंबर 2 देखने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। आप लोग वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते, बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो आप जो है लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि येस यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण योगीन स्थल है? ठीक है, ब्रह्मगिरी, दाऊजली हेडिंग, भीमबेटका, या फिर मेहरगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर 2 कथन आपको दे रखे हैं, किसके बारे में है? रजिया सुल्तान। आई होप कि कोई गलत नहीं करेगा, इसके इनके बारे में बहुत ही फेमस है ये। तो रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के संबंध में सही है। ठीक है, तो उनके सुल्तान में एक इतिहासकार था मिनहाज ए सिराज, उससे रिलेटेड है ये 2 कथन, तो आपको बताने हैं। कथन ये क्या कह रहा है, उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो सही बात है, उसने स्वीकार किया था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कथन भी क्या कह रहा है, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन आपके यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली की वास्तुकला पर एक इतिहास चर्चा में एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर कथन ए क्या कह रहा है, साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर। दूसरा क्या कह रहा है, पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल ए रिलेवेंट है, आपका यहाँ ए सही है। ठीक है, आपका दिल्ली सल्तनत से है, आई होप कि इसको कोई गलत नहीं करेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। ठीक है, राजपूत वंश, मंगोल, प्रारंभिक तुर्की शासक, या फिर सैयद वंश? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मंगोल। इनमें आपको 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, आपको इनको पढ़ के बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। कथन ये क्या कह रहा है, ब्राह्मणों को सामिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। कथन बी क्या कह रहा है, बृहदम पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। देखिए 1857 की क्रांति से है, इससे आपका क्वेश्चन कल भी बनाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। ठीक है, अब आपको सही विकल्प चुनना है। 4 बदलाव आपको दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए, तो ऐसा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। बी क्या कह रहा है, भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया था, तो ये आपका गलत है। खेतिहरों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ बनाई गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया था। ठीक है, और लास्ट है आपका, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया था, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी ही आपका सही है। ए और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्न में से कौन सा कानून पारित किया था? ठीक है, तो सूती अधिनियम, कैलिको अधिनियम, छींट अधिनियम, या फिर भारत व्यापार अधिनियम? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, कैलिको अधिनियम। मैं फिर से आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो कथन ए क्या कह रहा है, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार, हिंदू जमींदारों, साहूकारों और मिशनरियों के साथ सहयोग किया था, तो ये आपका गलत है, ऐसा नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, कथन बी क्या कह रहा है, अंग्रेजों की भूनीतियाँ मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं की जमीन छीनते जा रहे थे, और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ अंग्रेजों की जो
भूनीतियाँ मंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दी, ये सब सही है, ठीक है। और ए आपका गलत है, तो ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप कि सभी सही करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो अलीगढ़ आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1865, 1875, 1885 या 1895? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1875। देखिए ये वाला क्वेश्चन सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखना। निम्न में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आई होप कि इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे। राजा राममोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजा राममोहन रॉय ने किसकी की थी? ब्रह्म समाज की थी, ठीक है। तो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की राजा राममोहन रॉय ने। क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ आंदोलन के नाम दिए गए लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में उनके नाम दिए गए जिन्होंने ये आंदोलन जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या रिलेटेड थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको मैचिंग का सबसे बेस्ट क्या है, आप लोगों को डरना नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत ईजी होता है मैचिंग वाले क्वेश्चन को करना। अगर आपको इनमें से किसी एक का भी पता है ना, तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। देखिए अगर आपको इनमें से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर देखिए मुझे लगता है कि सभी ने रामकृष्ण मिशन के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा, और ये किसने चलाया था? स्वामी विवेकानंद जो है जुड़े हुए हैं। तो बी का हमारा थर्ड होना चाहिए, ठीक है। बी का थर्ड यहाँ देखिए यहाँ पे है, बी का 2 है, ये गलत हो गया। बी का थर्ड यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया। बी का थर्ड यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहीं से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए फिर से आपके यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, आपको सही कथन बताना है। कथन ए क्या कह रहा है? पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। इस डेट को ही जो है कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था, ठीक है। कथन भी क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो सुझाने में सफल रहा था। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट है, देखिए आई होप कि इसको सभी सही करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो कथन ए क्या कह रहा है? बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें हिस्सा लिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई थी। कथन बी क्या कह रहा है? दोनों अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा ताकत दी है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसके बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप कि कोई गलत नहीं करेगा इसको। संविधान सभा की बैठकें किस किस स्थानों पर हुई थी वो आपको बताना है। तो आप आई होप कि सभी बता पाएंगे। न्यू दिल्ली में हुई थी आपकी संविधान सभा की बैठक। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यही करेक्ट होगा। बाकी कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास इनमें से नहीं हुई थी। तो ओनली 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, गलत। बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, ये भी गलत है आपका। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, ये भी आपका गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ना कि बाह्य ग्रह। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपका फिर से मैचिंग वाला है, यहाँ पर आपको ये नदियों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी बड़ी है, ये आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर नदियों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी इसी टाइप का मैचिंग का करवाया है मैंने। अगर 1-2 भी आपको पता है तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अभी यहाँ देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी तो आप सभी को पता होगा, है ना, कौन सी है? नील नदी, है ना। तो बी का फर्स्ट होने वाला है। बी का फर्स्ट ऑप्शन में 1 में नहीं है तो ये तो गया है ना। और बी का फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 में है तो ये हो सकता है। 3 में देखिए 3 भी गया। एक बार 4th भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4th में भी आपका बी का फर्स्ट है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर मैं देखती हूँ विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आई होप इसका भी पता होगा आप सभी को, अमेजन, है ना। तो सी का थर्ड देखिए, सी का थर्ड आपका ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 4 में भी है। ये दोनों तो पहले ही कट गए थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र है वो कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए का 4 किसमें है? ए का 4 आपका ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए ये 3 कथन दे रखे हैं विषुवत वृत्त के बारे में, आई होप इसको भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में तो सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। ए सही है, बी सही है या बी और सी सही है ना। तो यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये गलत है आपका। विषुवत वृत्त सबसे लंबा क्या है? अक्षांश लैटिट्यूड है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए बी तो सही है, अगर बी सही है तो ये इसमें तो बी है ही नहीं, इसमें भी बी नहीं है, या तो 2 सही हो सकता है, 4। अब सी भी चेक कर लेते हैं। विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, तो ये भी आपका गलत है विषुवत वृत्त के बारे में। तो ओनली ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए किया गया था? सती प्रथा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, हत्या या फिर बाल विवाह के लिए या फिर जाति व्यवस्था के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। जो परमहंस
मंडली थी उसका गठन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किया गया था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ विषुवत वृत्त के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है, ठीक है, जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो एक ग्लोब को दो भागों में नहीं बांटती है, ये आपकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दो ध्रुवों को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये भी आपका इसीलिए गलत हो गया था। बाकी ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने कहा है विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। तो देखिए जो 180 डिग्री का जो अक्षांश होता है उसको विषुवत वृत्त नहीं दर्शाता है, भूमध्य रेखा दर्शाती है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो बाकी ऑप्शन नंबर बी आपको विषुवत वृत्त के बारे में बिल्कुल सही है। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिडियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरिडियन क्या है वो आपको बताना है। देशांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल सही, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं हैं, तो ये आपका सही नहीं है। अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर लगातार घटती जाती है जब तक कि ध्रुव पर यह शून्य नहीं हो जाता, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये आपका मेरिडियन के बारे में बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है यहाँ पर। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपका प्रवाल भित्तियों के बारे में है, ठीक है। प्रवाल भित्तियों के बारे में आपको 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या कह रहा है, प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल है, तो ये बिल्कुल गलत है आपका। प्रवाल के बारे में, प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये आपका प्रवाल के बारे में बिल्कुल सही है। सी क्या कह रहा है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं और इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो बी और सी ही सही है आपका, ए गलत है। तो बी और सी क्वेश्चन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, मैचिंग है आपका, ठीक है। और मैचिंग देखिए मैचिंग को करना बहुत इजी होता है, ठीक है। आई होप कि मैं इसकी अप्रोच भी आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से करना होता है, और मैचिंग आपकी पूछी भी बहुत जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मौसम के मापक दे रखे हैं, यानी कि किस चीज़ को किसके थ्रू मापा जाता है, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर मापने का नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मौसमी घटनाएं दे रखी हैं, जैसे पवन की दिशा, वर्षा की मात्रा, वायु का तापमान। यहाँ पर ये आपके मापने यानी कि जिसके थ्रू ये चीज़ें मापी जाती हैं, ठीक है। आपको मैच करना है, ये अनमैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तापमापी अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तापमापी तो पता होगा। तापमापी क्या करेगी, टेम्परेचर मापेगी, है ना, तापमान नापेगी। तो ए का जो है आपका थर्ड करेक्ट होगा। ए का थर्ड देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, तो ये तो आपको यहीं से गलत होगा, ये तो कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आपका ए का थर्ड है, तो 3 और 4 में से कोई एक सही हो सकता है। बाकी हम आगे और देखते हैं, क्योंकि अभी इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। अगर हम बी का देखते हैं तो देखिए वायु दाब मापी क्या करेगी, वायु दाब को मापेगी, तो ऑप्शन नंबर बी का फोर्थ करेक्ट होगा। बी का फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, तो देखिए बी का फर्स्ट है इसमें, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये तीनों गलत हो गए, ओनली 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं वर्षा का मेजरमेंट करेगी और वात दिग्दर्शी जो है पवन की दिशा का करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजाओं जो शासक थे उन्होंने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे, यानी कि उन्होंने किस किस चीज़ों पर टैक्स लिया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फसलों पर टैक्स लिया था उन्होंने, शिल्पकारों पर भी लिया था और व्यापारियों पर भी लिया था। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखते हैं वहाँ पर लिखा है तीर्थ यात्रियों पर, जो यात्रा वगैरह करते हैं, तो ये गलत है आपका, इन पर उन्होंने टैक्स नहीं लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि इसको कोई गलत नहीं करेगा, मैचिंग वाला है। और मैंने आपको बताया जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको 1-2 भी पता है तो भी आप अपने जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई थिंक सभी को पता होगा कि दांडी यात्रा आपकी कब स्टार्ट हुई थी, 1930 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सी का आपका सेकंड होने वाला है, सी का सेकंड ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हो सकता है। सी का सेकंड इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो देखिए इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का आप सभी को पता है किस डेट में था, 1921 में, ठीक है। तो डी का फर्स्ट आपका किस में है, फर्स्ट में है या फोर्थ में है, तो फर्स्ट में है, सॉरी फोर्थ में है, ठीक है। इसमें तो डी का फोर्थ दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी थी, कौन से कानून के द्वारा, ठीक है। तो वो आपको बताना है, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, रॉल्ट कानून के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा, या फिर भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी। आपको देखिए 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं, फिर से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। कथन ये क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही क्योंकि राज्यों के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल होंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता के बाद भी आज भी हम जो है इंग्लिश को यूज़ करते हैं ना। कथन क्या है दूसरा, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वतंत्रता प्राप्त निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी हमारी राजभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो कथन ए है वो तो आपका सही है, लेकिन कथन बी है वो आपका गलत है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल के बारे में, ठीक है। तो सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं वैसे क्या होता है वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। पहला है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ जाता है, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए हम सूर्य से दूर जाते हैं सौरमंडल
में, वैसे वैसे उसका जो परिक्रमा का टाइम होता है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? ठीक है, तो आई होप इसको तो सभी सही करेंगे। किस देशांतर को माना गया है? 82 डिग्री 30 पश्चिम, या फिर 82 डिग्री 30 पूर्व, 81 डिग्री 30 पश्चिम, या फिर 81 डिग्री 30 पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, 82 डिग्री 30 पूर्व। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है? ठीक है, एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित कथन आपको बताना है। तो विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से गुजरती है, ना कि विषुवत रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जैव मंडल के बारे में है, बायोस्फीयर के बारे में। तो जैव मंडल में सभी जीव जंतु क्या होते हैं? देखिए, जैव मंडल में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं पर निर्भर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया। ना तो निर्भर है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर भी हैं। आपका क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? गर्म जल धाराओं का, ठंडी जल धाराओं का, महासागरीय धाराओं का, या फिर पवनों का? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो आपका गर्म जल धाराओं का उदाहरण है। आपको इस क्वेश्चन में 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन ए क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन माना जाता है, बिल्कुल सही है। बी क्या कह रहा है? अति प्रयोग और प्रदूषण किसी भी नवीनीकरणीय संसाधन को प्रभावित नहीं करते। यही देखिए आपका गलत है, ये कह रहे हैं कि प्रभावित नहीं करते, लेकिन देखिए जो ज़्यादा यूज़ और प्रदूषण वगैरह होते हैं वो नवीनीकरण संसाधन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ए सही है और बी गलत है। ए सही है, बी गलत है, आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका विंड यानी कि पवन के बारे में दे रखा है, 2 कथन दे रखे हैं पवन के बारे में, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ए क्या कह रहा है? विश्ववती निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, जो विश्ववती निम्न वायुदाब पेटी होती है उसको हम डोलड्रम भी कहते हैं। बी क्या कह रहा है? अश्व अक्षांश उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे। ठीक है, ऋतु प्रवास का मतलब जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा जब मौसम चेंज होता है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना तो दूसरी किसी ऐसी जगह चला जाना जहाँ पर ठंड नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं अस्थायी बस्तियाँ, यानी कि जो टेम्पररी होती हैं। ठीक है, तो परमानेंट नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी बस्तियों में। आपका अगर किसी सेल में तांबा मौजूद है, ठीक है, तो उस सेल का रंग क्या होगा? लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, या फिर भूरा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर किसी सेल में तांबा मौजूद होता है तो उस सेल का रंग जो है ब्लू कलर का होता है। और वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप everyone must answer this question correctly. Okay, so क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से किसके द्वारा बंगाली में रचा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखना। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आई होप कि इसको सभी ने सही किया होगा, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? ठीक है, इन 4 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। स्वरोजगार यानी कि जिसका खुद का रोजगार हो, ठीक है, खुद का काम हो। तो एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, तो देखिए वो उसका थोड़ी ना हुआ, कपड़े का कारखाना तो किसी और का होगा, वो तो वहाँ काम करता है। ठीक है, बी क्या कह रहा है? एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, एक रिक्शा चलाने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रिक्शा चला रहा है वो खुद ही तो चला रहा है ना, उसका खुद ही का तो रोजगार है, वो खुद ही तो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राजीव के पास 15 एकड़ उपजाऊ भूमि है, उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकार बैंक से मिला है, वह संभवतः किस प्रकार से? तो देखिए 15 एकड़ जमीन, इतनी ज़्यादा जमीन है उसके पास, 1 लाख का उसे लोन भी मिल गया है, ऋण भी मिल गया है, तो ये ऑब्वियसली आपका किससे होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, बड़े किसान।